राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा से संबंधित 50 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बताइए कौन सा कथन है वो सत्य है, वो अपने को बताना है। देखिए इसका पूर्व से पश्चिम विस्तार 869 किलोमीटर है। 869 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम विस्तार है। तो दोस्तों ये कथन दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है। उत्तर से दक्षिण का विस्तार है वो 826 किलोमीटर है। तो अपना पहला कथन इसमें सही हो जाएगा। दूसरा, इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है, जो कि गलत है। दोस्तों यहाँ पे कितना आएगा? 826 किलोमीटर आना चाहिए था। तो ये कथन अपना गलत हो जाएगा। इसकी स्थलीय सीमा 6920 किलोमीटर है, गलत हो जाएगा दोस्तों। 5920 किलोमीटर है स्थलीय सीमा। इसका क्षेत्रफल 3,42,339 नहीं 239 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर इसमें एक ही सत्य है, एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सेकंड नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ जिला है, दूसरी तरफ अक्षांश देशांतर दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए बांसवाड़ा, दोस्तों बांसवाड़ा है वो कौन से सम्मिलित करना है। ठीक है, बांसवाड़ा है ये दोस्तों कौन से अक्षांश पर स्थित है? तो ये 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर दोस्तों ये स्थित है, बांसवाड़ा बोरकुंडा गांव। ठीक है। और जैसलमेर, दोस्तों जैसलमेर का कटरा गांव ये 69.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर ये स्थित है। धौलपुर, दोस्तों धौलपुर का सिलावट गांव है जो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर वो स्थित है। और श्री गंगानगर है ये दोस्तों कोणा गांव जो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर ये स्थित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 2 4 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 2 4 1 इसका बिल्कुल सही। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, 3 2 4 1। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWHW जलवायु प्रदेश की कौन सी एक विशेषता है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWHW जलवायु प्रदेश की कौन सी एक विशेषता है? तो कौन सी एक विशेषता है? तो दोस्तों शुष्क एवं उष्ण दशाएं, शुष्क एवं उष्ण दशाएं। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? अध्यारोपित नदी का उदाहरण कौन सा है? तो वो है दोस्तों यहाँ पर बनास। ठीक है, बनास इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की चंबल और बनास नदी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है ये। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन सही। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान से नहीं हुआ है? तो बताइए राजस्थान से कौन सी नदियों का उद्गम नहीं हुआ है? देखिए यहाँ पे चंबल नदी का उद्गम है दोस्तों महू मध्य प्रदेश के निकट से होता है दोस्तों। माही नदी का उद्गम भी दोस्तों मध्य प्रदेश से होता है। तो यहाँ पर साबरमती और पश्चिमी बनास, साबरमती और पश्चिमी बनास ये दोनों ऐसी नदियां हैं जिनका उद्गम दोस्तों राजस्थान से होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 2 और 4 कुट भाषा में उत्तर देना था। 2 और 4 कौन से ऑप्शन में है? देखिए यहाँ पर राजस्थान से नहीं हुआ है, नहीं हुआ है पूछा है। ठीक है, राजस्थान से नहीं हुआ है पूछा है। तो दोस्तों चंबल से नहीं हुआ है, चंबल और माही यानी कि 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी बनास और साबरमती इन दोनों नदियों का उद्गम राजस्थान से हुआ है। तो नहीं है पूछा है, तो 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 कौन से ऑप्शन में है? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के सूखे टीक के जंगलों के संदर्भ में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है राजस्थान के सूखे टीक के जंगलों के संदर्भ में दोस्तों सही नहीं है? वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, सामान्यतः इन वृक्षों की ऊंचाई 9 से 13 मीटर तक होती है। इनकी जो ऊंचाई है वो दोस्तों 9 से 13 मीटर तक होती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। टीक की लकड़ी व्यावसायिक रूप से उपयोगी है एवं इसका प्रयोग फर्नीचर बनाने, दरवाजों की चौखट, खिड़कियों और गृह निर्माण में होता है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए इसमें ये जंगल राज्य के दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी हिस्से में हिस्सों में ये स्थित है। बिल्कुल सही है।
इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा वृष्टि 150 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों इन वनों में वार्षिक वर्षा का जो औसत है वो 50 से 100 सेंटीमीटर तक रहता है। इसलिए दोस्तों इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। तो 50 से 100 सेंटीमीटर आना चाहिए था, यहाँ पे 150 से 200 दे रखा, जो कि इसमें गलत है। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है। बताइए राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए मुकुंदरा हिल्स, यानी कि इसको दर्रा भी बोलते हैं, ठीक है, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये मुकुंदरा हिल्स है, ये क्या है? तो ये राष्ट्रीय उद्यान है। रणथंबोर, ये भी दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है। केवलादेव, ये भी राष्ट्रीय उद्यान है। चंबल यानी कि नेशनल चंबल सेंचुरी, ये राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में नहीं आता। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों, देखिए कूट भाषा में उत्तर देना है। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? 1 2 3। 1 2 3 कौन से ऑप्शन में है? 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वर है? नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों यहाँ पर कौन सी है? तो वो है भूरी रेतीली, भूरी रेतीली मृदा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, पाली, इन क्षेत्रों में दोस्तों ये मृदा पाई जाती है। 9 नंबर का प्रश्न है, संतरों के उत्पादन के कारण किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहा जाता है? राजस्थान का छोटा नागपुर कहते हैं दोस्तों झालावाड़ को। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, झालावाड़। 10 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 75% से अधिक साक्षरता है? बताइए कौन से जिलों में 75% से अधिक साक्षरता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, 2 ही जिले ऐसे हैं जिनमें 75% से अधिक साक्षरता है, एक तो कोटा और एक जयपुर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। कोटा में है दोस्तों 76.6% है, और जयपुर में है दोस्तों 75.5%। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। 11 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन है ग्रासीय जनजाति के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा कथन ग्रासीय जनजाति के संदर्भ में सही नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए ग्रासीय जनजाति की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, इस जनजाति के कुल देवता घोड़ा बावसी है। इस जनजाति के कुल देवता दोस्तों घोड़ा बावसी है। तो ये कथन दोस्तों इसमें क्या है? सही है। और इस समुदाय में ब्राह्मण की उपस्थिति में पैरावना विवाह करने की प्रथा प्रचलित है। तो दोस्तों पैरावना विवाह करने के लिए ब्राह्मण की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। ब्राह्मण की उपस्थिति है वो दोस्तों आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दूसरा कथन असत्य है, पहला सत्य है। अपने को पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं है कौन सा नहीं है? सेकंड सही नहीं है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सुमेलित कीजिए, एक तरफ खान है दूसरी तरफ खनिज है। एक तरफ खान है दूसरी तरफ है खनिज है। दोस्तों डेगाना, डेगाना में किसकी खान है? डेगाना में तो दोस्तों टंगस्टन की खान है, ये तो सभी को पता होगा। टंगस्टन की खान है दोस्तों डेगाना में। मांडो की पाल में दोस्तों, मांडो की पाल में किसकी खान है? तो दोस्तों वो है फ्लोरस्पार की खान है दोस्तों मांडो की पाल में। और झामर कोटड़ा में दोस्तों रॉक फॉस्फेट की खान है, और गोट मांगलोद में जिप्सम की खान है। तो यहाँ पर इस सारे के सारे पहले से ही सही सुमेलित है। 1 2 3 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 1 2 3 4, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में खनिज है और सूची सेकंड में खान है। यहाँ पर देखिए पाइराइट, दोस्तों पाइराइट खनिज की जो खान है वो दोस्तों कहाँ पर है? पाइराइट खनिज की जो खान है वो कहाँ पर है? तो ये सलादीपुर सीकर में है दोस्तों, सलादीपुर सीकर में। और रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ है? तो दोस्तों ये बिरमानिया जैसलमेर में, बिरमानिया जैसलमेर में है रॉक फॉस्फेट की खान। जामर कोटड़ा उदयपुर में भी है। और गार्नेट तांबड़ा, दोस्तों गार्नेट तांबड़ा की जो खान है, ठीक है, ये खान दोस्तों राजमहल टोंक में है। कहाँ पर है? राजमहल टोंक में। और एमराल्ड यानी कि पन्ना, पन्ना की खान है दोस्तों काला गुमान में। कहाँ पर है? काला गुमान राजसमंद में। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा काला गुमान और टिक्की क्षेत्र
राजसमंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए इसमें 3-2-4-1, 3-2-4-1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3-2-4-1 यानी कि अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 3-2-4-1। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क बड़ला अवस्थित है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर यानी कि सौर ऊर्जा पार्क बड़ला अवस्थित है। तो दोस्तों ये कहाँ पर है? तो ये फड़ौदी में है। कहाँ पर है? फड़ौदी में। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही फड़ौदी जिले में स्थित है। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बताइए कौन सा सही नहीं है वो बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सुंदा माता रोपवे कहाँ पर है? जालोर में है, बिल्कुल सही है। मनसा पूर्ण करणी माता मंदिर रोपवे है, वो कहाँ पर है? तो ये उदयपुर में है, बिल्कुल सही है। बालाजी रोपवे कहाँ पर है? तो ये सामोद जयपुर में है, बिल्कुल सही है। सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही, जो कि इसमें गलत दे रखा है, ये कहाँ पर है? तो ये पुष्कर अजमेर में है। कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान राज्य का अधिकतम क्षेत्र कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? राजस्थान राज्य का अधिकतम क्षेत्र कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत आता है। 2 नंबर का ऑप्शन सही। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था क्योंकि क्योंकि दोस्तों बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले हैं। क्योंकि दोस्तों बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले हैं। कहाँ पर? आहड़ में। इसलिए दोस्तों आहड़ को ताम्रवती के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 18 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य नहीं है? बताइए कौन सा गंगा सिंह के विषय में कथन है वो सत्य नहीं है, वो बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, महाराजा गंगा सिंह नरेंद्र मंडल यानी कि भारतीय राजकुमारों का मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और देखिए 1930 ईस्वी के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था, ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा देखिए, उनके शासनकाल में गजशाही सिक्के प्रारंभ हुए। ये कथन दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। आप सभी को पता होगा, महाराजा गंगा सिंह ने अपने सिक्कों पर विक्टोरिया इम्प्रेस लिखवाया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये गजशाही सिक्के, ये गलत हो जाएगा। और 1913 ईस्वी में उन्होंने बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य कथन है। 19 नंबर का प्रश्न है, मध्यकालीन सामंती व्यवस्था के अंतर्गत किए जाने वाले करों के संदर्भ में कौन सा असंगत है? कौन सा असंगत है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पे भेंट, ये दोस्तों युवराज की प्रथम शादी पर दोस्तों भेंट है वो दी जाती थी, बिल्कुल सही है। न्योता राजकुमारी के विवाह पर, बिल्कुल सही है। नजराना राज्य में सैनिक सेवा पर, ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। ये कर है, ठीक है, भेंट कर है ये युवराज की प्रथम शादी पर, न्योता कर है ये राजकुमारी के विवाह पर, और नजराना कर है ये दोस्तों राज्य में सैनिक सेवा पर, ये गलत दे रखा है। नजराना कर है ये दोस्तों सामंत द्वारा राज्याभिषेक के दौरान लिया जाता था ये, ठीक है, राज्याभिषेक के दौरान लिया जाता था। और भरत रेख है ये मारवाड़ की पट्टा रेख पर लिया जाता था ये कर, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। 20 नंबर का प्रश्न है, हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम है। दोस्तों हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम क्या है? तो वो है विचित्र मंदिर। क्या नाम है? विचित्र मंदिर है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, नाथुराम पोदार की हवेली शेखावाटी में कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये बिसाऊ में है। कहाँ पर है? बिसाऊ झुंझुनू में। 4 नंबर ऑप्शन सही। 22 नंबर का प्रश्न है, विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से जमाएं, यानी कि प्रारंभ से अंत तक अपने को जमाना है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, आपने कहावत तो सुनी होगी, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रारंभ है, इनमें से बताना है, ठीक है। तो दोस्तों इनमें से जो प्रारंभ की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों देखिए चैत्र माह में कौन सा त्योहार आता है? तो दोस्तों गणगौर का त्योहार चैत्र माह में आता है। तो यहाँ पे इनमें से गणगौर है वो पहले नंबर पर आएगा, ठीक है। इनमें से गणगौर दोस्तों पहले नंबर पर आएगा।
फिर आएगा दोस्तों इसमें गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी ये दूसरे नंबर पर आएगा। ठीक है, गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? तो दोस्तों ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। ठीक है, और कृष्ण जन्माष्टमी, दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। तो ये 3 नंबर पे आएगा। नहीं 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 नहीं, इसमें देखिए क्या पहले आता है। तो ये कृष्ण जन्माष्टमी गणगौर के बाद में दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी आएगी। गणगौर के बाद में कृष्ण जन्माष्टमी आएगी। फिर दोस्तों फिर गणेश चतुर्थी आएगी, ये शुक्ल पक्ष में आएगी ये। ठीक है, तो ये 3 नंबर पे। और दीपावली है ये कार्तिक के अमावस्या को आती है, तो ये चौथे नंबर पे आएगी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 1 2। 4 3 1 2 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है, गौरी एक लोक नाट्य है जो आधारित है। गौरी एक लोक नाट्य है जो आधारित है, तो किस पर आधारित है ये? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये दोस्तों शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। शिव भस्मासुर की कथा पर यह आधारित है। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, मांगणियारों द्वारा प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा है? मांगणियारों द्वारा प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कमाएचा। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कमाएचा। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है कहलाता है। राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको उसको बोलते हैं दोस्तों टूटिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टूटिया, जो रात को करते हैं। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, टूटिया। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ संप्रदाय है, दूसरी तरफ संत है। यहाँ पर देखिए दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। तो दोस्तों देखिए निरंजनी संप्रदाय के संत थे हरिदास जी, बिल्कुल सही है। गुंदड़ संप्रदाय के संत दोस्तों यहाँ पे नवल दास जी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर नवल दास जी नहीं, संत दास जी आएगा। तो ये कथन है वो गलत हो जाएगा। अलखिया संप्रदाय के संत थे लालगिरी जी, बिल्कुल सही है। और निष्कलंक संप्रदाय के संत माओ जी थे, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल कहलाता है, कह रहा है? संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कुंभलगढ़। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कुंभलगढ़। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में संपादक और सूची सेकंड में समाचार पत्र है। रामनारायण चौधरी, रामनारायण चौधरी ये दोस्तों तरुण राजस्थान के संपादक थे। और पंडित अभिन्न हरि ये कर्मवीर समाचार पत्र के संपादक थे। और बाबा नरसिंह दास, बाबा दोस्तों नरसिंह दास ये वीरभूमि समाचार पत्र के संपादक थे। और पंडित ताड़केश्वर शर्मा है ये गणेश समाचार पत्र के संपादक थे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी डी ए बी। सी डी ए बी कौन से ऑप्शन में है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सी डी ए बी 3 नंबर के ऑप्शन में है, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, महिलाओं में देखिए राजस्थान में महिलाओं द्वारा अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? अंगुली में कौन सा आभूषण पहना जाता है? तो दोस्तों दामन आभूषण पहना जाता है। 2 नंबर का ऑप्शन सही। 30 नंबर का प्रश्न है, ब्लू पोट्री जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम है। तो दोस्तों जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजेश गोदा। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राजेश गोदा। 31 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के भीलों और गोविंद गुरु के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। राजस्थान के भीलों और गोविंद गुरु के संदर्भ में असत्य कथन का अपने को क्या करना है, चयन करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए भीलों को हिंदू धर्म में बनाए रखने के लिए भगत आंदोलन शुरू किया। भीलों को हिंदुओं में बनाए रखने के लिए दोस्तों भगत आंदोलन शुरू किया, बिल्कुल सही बात है। ठीक है,
आगे देखिए, अंग्रेजों को लगा कि गोविंद गुरु द्वारा चलाए गए इस सामाजिक सुधार आंदोलन का उद्देश्य भील राज्य का निर्माण है। तो दोस्तों भील राज्य का निर्माण है, ये कथन दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, भील राज्य का निर्माण करना नहीं था, इसमें दोस्तों भीलों को संगठित करना और उनमें सामाजिक और राजनीतिक चेतना जागृत करना था। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, उन्होंने संप सभा की मासिक बैठकें मानगढ़ पहाड़ी पर आयोजित की। ठीक है, और देखिए गोविंद गुरु ने राजस्थान के भीलों के सामाजिक और नैतिक उत्थान के लिए संप सभा की स्थापना की। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसमें देखिए देखिए इसमें क्या पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पर अंग्रेजों को लगा। ठीक है, अंग्रेजों को दोस्तों लगा कि गोविंद गुरु द्वारा चलाए गए इस सामाजिक सुधार आंदोलन का उद्देश्य भील राज्य का निर्माण करना है। तो दोस्तों ये कथन है वो दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही बात है, अंग्रेजों को लगा था ऐसा, तो ये तो कथन सत्य हो जाएगा। उन्होंने संप सभा की मासिक नहीं दोस्तों वार्षिक बैठक मानगढ़ पहाड़ी पर आयोजित की थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सुमेलित कीजिए, एक तरफ संस्था है तो दूसरी तरफ संस्थापक है। यहाँ पर देखिए राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक है वो कौन थे, राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक हैं वो दोस्तों विजय सिंह पथिक थे। कौन थे, विजय सिंह पथिक। देश हितैषणी सभा के संस्थापक दोस्तों महाराणा सज्जन सिंह थे, महाराणा सज्जन सिंह थे। और वीर भारत सभा के संस्थापक केसरी सिंह बारठ थे। और सर्वहितकारिणी सभा के संस्थापक स्वामी गोपाल दास थे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 1 4 2 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1 4 2 3, यानी कि 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, दाटी मारवाड़ी की एक उपबोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। दाटी मारवाड़ी की एक उपबोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये बाड़मेर में बोली जाती है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाड़मेर में बोली जाती है। 34 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस बोली का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किस बोली का सर्वप्रथम प्रयोग केलोग की हिंदी ग्रामर से किया गया है। तो इसका राइट केलोग के हिंदी ग्रामर में किया गया है वो है दोस्तों हाड़ौती बोली का। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है। सूची फर्स्ट में पुस्तकें हैं और सूची सेकंड में लेखक है। नेह तरंग पुस्तक के लेखक कौन है, नेह तरंग पुस्तक के लेखक है वो दोस्तों बूंदी नरेश राव राजा बुद्ध सिंह थे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर है अपना सवाई प्रताप सिंह दे रखा जो कि गलत है, इसमें क्या आएगा, बुद्ध सिंह आएगा। और नाग दामन पुस्तक के लेखक सयाजी जोला थे, बिल्कुल सही है। रणमल छंद के लेखक है श्रीधर व्यास थे, बिल्कुल सही है। भाषा भूषण के लेखक है महाराजा जसवंत सिंह थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, इसमें प्रताप सिंह की जगह बुद्ध सिंह आएगा। 36 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना यादवेंद्र शर्मा चंद्र की नहीं है। यादवेंद्र शर्मा चंद्र की नहीं है तो वो नहीं है दोस्तों, देखिए जमारो है, जोग संजोग है, हूं गोरी कीण पीवरी ये भी है, मेहंदी राचनी ये नहीं है। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये महेंद्र बानावत की रचना है दोस्तों। 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। देखिए कन्हैयालाल सेठिया मरु भारती मासिक पत्रिका के संपादक रहे थे। कन्हैयालाल सेठिया मरु भारती मासिक पत्रिका के संपादक रहे थे। तो दोस्तों ये कथन है ये बिल्कुल सही बात है। कन्हैयालाल सेठिया मरु भारती मासिक पत्रिका, मरु भारती मासिक पत्रिका के संपादक रहे। तो कन्हैयालाल सेठिया नहीं रहे दोस्तों, कन्हैयालाल सेठिया अलग है और एक सहल है दोस्तों, सहल। ठीक है, कन्हैयालाल सहल, ये कन्हैयालाल सहल है, ये मरु भारती मासिक पत्रिका के संपादक रहे थे। तो अपना पहला कथन गलत हो जाएगा। उमंग मेघराज मुकुल की प्रथम रचना है, तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है।
तो यहाँ पे अपने को असत्य कथन बताना है। तो दोस्तों असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें पहला नंबर का कथन असत्य है, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 38 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कर्नल जेम्स टोड निम्न में से किस रियासत के पॉलिटिकल एजेंट बनकर राजस्थान आए थे? कर्नल जेम्स टोड निम्न में से किस रियासत के पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये उदयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए थे। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनको दोस्तों राजस्थान इतिहास का पितामह भी कहा जाता है और घोड़े वाले बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध है। 39 नंबर का प्रश्न है, सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वंश भास्कर महाकाव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? बताइए कौन सा कथन है वो गलत है? वंश भास्कर से संबंधित ये कथन है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए देखिए यह टिंगल शैली में लिखा गया है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, इसमें केवल बूंदी राज्य के इतिहास का वर्णन है। तो ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें बूंदी के इतिहास के साथ साथ राजस्थान और भारत के इतिहास का भी दोस्तों इसमें वर्णन मिलता है। तो ये केवल बूंदी का नहीं है, इसमें वंश भास्कर में इसमें राजस्थान में मराठों की गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया है। बिल्कुल सही बात है। इसमें मेवाड़ राजकुमारी कृष्णा कुमारी के विस्पान का उल्लेख किया गया है, यानी कि कृष्णा कुमारी को जहर जहर दिया गया था, उसका भी उल्लेख इसमें है। बिल्कुल सही बात है। इसमें असत्य कथन कौन सा है, यानी कि गलत कथन कौन सा है? तो ये 2 नंबर का है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 40 नंबर का प्रश्न है, ईश्वर विलास महाकाव्यम के रचयिता है, तो वो कौन है? तो वो है दोस्तों कृष्ण भट्ट, 1 नंबर ऑप्शन सही। 41 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शोध में काजरी संस्थान मुख्य रूप से शामिल है? तो काजरी संस्थान दोस्तों शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र में टिकाऊ कृषि प्रणाली से संबंधित है। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान में जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है? बताइए कौन सी फसल राजस्थान में जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देखिए सोयाबीन नहीं की जाती दोस्तों। सोयाबीन खरीफ की फसल है, बाकी तरबूज खरबूजा और ककड़ी ये तीनों दोस्तों खरीफ की फसल है, सॉरी जायद की फसलें हैं। खरीफ की फसल इसमें सोयाबीन है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर है 43 नंबर का प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम लिंगानुपात वाले जिले का कौन कौन से हैं? दोस्तों अधिकतम लिंगानुपात वाले जिले हैं वो दोस्तों कौन कौन से हैं? तो डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़। डूंगरपुर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद। तो राजसमंद तो ऑप्शन में दे नहीं रखा। तो डूंगरपुर, पाली और प्रतापगढ़ ये तीनों लिंगानुपात वाले अधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं। डूंगरपुर का है 994, पाली का है दोस्तों 987 और प्रतापगढ़ का है 983। आगे देखिए यहाँ पे लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये गुड़ागांव और गिराल। गुड़ागांव जो बीकानेर में है और गिराल है ये बाड़मेर में है। यहाँ पर दोनों के अंदर लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही। 45 नंबर का प्रश्न है, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? सारंगपुर का युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया था? तो ये 1437 ईस्वी में महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में यह युद्ध हुआ था। राइट आंसर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की? निरंजनी संप्रदाय की स्थापना दोस्तों संत हरिदास जी ने की थी। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, संत हरिदास जी। 47 नंबर का प्रश्न है, सीताराम बदन सिंह और नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? तो दोस्तों ये किशनगढ़ शैली से संबंधित थे दोस्तों। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है किशोरी देवी। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, किशोरी देवी। नेक्स्ट आगे देखिए, बाबू प्रकाश महाकाव्य के लेखक कौन है? बाबू प्रकाश की रचना है वो किसने की थी? तो दोस्तों आसिया मोडजी, यानी कि मोडजी आसिया ने की थी। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, रानी लक्ष्मीबाई चुंडावत की रचना नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई चुंडावत की रचना कौन सी नहीं है? दोस्तों देखिए मांजल रात है, कैर चकवा बात है, हुकारो दोसा ये भी रचना है, धरती रो दीणो। धरती रो दीणो ये दोस्तों ये
ये जो रचना है ये लक्ष्मी कुमारी चुंदावत की नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। दोस्तों अब अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम व सामयिक विषय से संबंधित 40 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। और इसमें भी अपन मॉडल पेपर में भी 40 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं भाग 2 के अंदर। दोस्तों आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। प्रतिदिन दोस्तों आपको ये क्लास है वो आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पर आपको फोल्डर भी मिल जाएगा और प्ले लिस्ट का, और साथ ही दोस्तों लिंक भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। रोजाना एक मॉडल पेपर का टेस्ट आपको जरूर देना है। देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु पशुधन श्रेणी में किस वर्ष पारित किया गया या किस वर्ष घोषित किया गया? तो दोस्तों ये घोषित किया गया था 2014 में, 19 सितंबर 2014 को। राइट आंसर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में पंच गौरव योजना का प्रारंभ कब किया गया? राजस्थान में पंच गौरव योजना का प्रारंभ है वो किया गया, तो ये किया गया दोस्तों 15 दिसंबर 2024 को। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 15 दिसंबर 2024 को। आगे देखिए 53 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। किस स्थान पर केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित नहीं है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए गारसा कुल्लू के अंदर है, ठीक है, मुन्नावनूर तमिलनाडु इसमें भी दोस्तों है, और बीछवाल बीछवाल के अंदर नहीं है दोस्तों, ठीक है। बाकी गोधरा गुजरात के अंदर है, नहीं सॉरी बीछवाल बीकानेर में है। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित नहीं है पूछा है, तो बीछवाल में है, मुन्नावनूर में है, गारसा कुल्लू में है, और गोधरा गुजरात में नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? हाड़ौती का खजुराहो किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये शिव मंदिर बंडदेवरा को कहते हैं। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। तैराकी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला तैराक कौन थी? तो दोस्तों उसका नाम था क्या? नाम रीमा दत्ता। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रीमा दत्ता। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान के किस प्राचीन नगर को कोंकण तीर्थ की संज्ञा दी जाती है? कोंकण तीर्थ किसको कहते हैं? तो दोस्तों ये कहते हैं पुष्कर को। यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 57 नंबर का प्रश्न है, सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थित है? सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर में स्थित है दोस्तों। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बीकानेर में। 58 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 62 वर्ष की गई? बताइए किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 62 वर्ष की गई? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा की गई थी। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 15वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे देखिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों के विषय में जानकारी देता है? राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों के विषय में जानकारी देता है, तो वो देता है दोस्तों इसमें अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 315, ठीक है। ये राज्य लोक सेवा आयोग का गठन दोस्तों किया गया है अनुच्छेद 315 में। और देखिए क्या पूछा है कि कार्यों के विषय में जानकारी देता है, तो कार्यों के विषय में जानकारी दोस्तों अनुच्छेद 320 देता है, ठीक है। और अनुच्छेद 315 है ये दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग का इसमें गठन किया जाता है अनुच्छेद 315 के तहत। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित किया गया था? देखिए समाप्त तो किया गया था 1962 में,
मोहनलाल सुखाड़िया के समय, ठीक है। और दोस्तों हरदेव जोशी ने 1987 में छठा संभाग अजमेर को बनाकर पुनः संभागीय व्यवस्था को शुरू किया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1962 में समाप्त और 1987 में पुनर्स्थापित है वो किया गया था। आगे देखिए, कालीबाई भील उड़ान योजना के संदर्भ में असत्य कथन है। तो असत्य कथन कौन सा है? तो वो है, इस योजना का द्वितीय चरण 15 जनवरी 2025 को प्रारंभ किया गया। इस योजना का द्वितीय चरण 15 जनवरी 2025 को प्रारंभ किया गया, बिल्कुल सही बात है। तो ये कथन नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ पे क्या पूछा है? 15 जनवरी 2025 गलत हो जाएगा। ये कालीबाई भील उड़ान योजना है, ठीक है। इसको दोस्तों MI शक्ति उड़ान योजना भी कहते हैं और 19 दिसंबर 2021 को दोस्तों ये प्रारंभ हुई थी। तो यहाँ पर ये पहला कथन है वो इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और अपना राइट आंसर भी इसमें 1 नंबर ऑप्शन ही हो जाएगा क्योंकि यही असत्य कथन है। देखिए, इस योजना का नोडल विभाग महिला एवं बाल अधिकारिता विभाग है, बिल्कुल सही है। इस योजना में 10 से 45 आयु वर्ग की किशोरी महिलाएं पात्र है, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, इस योजना में पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। ये कथन गलत हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है। बताइए, शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है तो कौन शामिल नहीं है? देखिए, शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय प्रबंधन में नवाचार, ई लर्निंग व दूरस्थ शिक्षा में नवाचार, ठीक है। पाठ्य सामग्री, क्रियाकलाप व मूल्यांकन पद्धति में नवाचार। तो दोस्तों ये देखिए, शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत ये शामिल है तीनों के तीनों, लेकिन कौन शामिल नहीं है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे निःशुल्क साइकिल वितरण योजना अंतर्गत किस कक्षा में प्रवेश लेने पर निःशुल्क साइकिल का लाभ मिलता है? निःशुल्क साइकिल वितरण योजना निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत है किस कक्षा में प्रवेश लेने पर निःशुल्क साइकिल का लाभ मिलता है? सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कक्षा 9वीं में। कक्षा 9वीं में यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही। 64 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस स्तर पर विद्यालय के क्रियाकलापों को मॉनिटर करने हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन का प्रावधान किया गया है? बताइए, निम्न में से किस स्तर पर विद्यालय के क्रियाकलापों को मॉनिटर करने हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन का प्रावधान किया गया? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के मूल्यांकन में किन आयामों की प्रगति व अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के मूल्यांकन में किन आयामों की प्रगति व अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 66 नंबर का प्रश्न है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार इनमें से कौन सा कथन असत्य है? बताइए, कौन सा कथन है वो इसमें असत्य है, वो बताना है अपने को। देखिए, एक बच्चे को अधिकार है कि वह किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरण कराए, वह किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरण कराए, ठीक है। असत्य कथन बताना है अपने को, ठीक है। ये RT अधिनियम 2009 में असत्य कथन बताना है। तो देखिए, एक बच्चे को अधिकार है कि वह किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरण कराए, ये कथन बिल्कुल सही है। एक बच्चे को विस्तारित समय में भी प्रवेश दिया जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। और देखिए, एक बच्चे को निःशुल्क व अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। आयु के प्रमाण की कमी पर एक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश देने से मना किया जाएगा, तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
ये कथन है सत्य है। आगे देखिए 67 नंबर प्रश्न है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में महिला सदस्यों की संख्या का प्रतिशत क्या होगा? बताइए, महिला सदस्यों की संख्या का प्रतिशत है वो क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 50%। एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 50%। आगे देखिए, राजस्थान आरटीई नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे को की जाएगी। राजस्थान आरटीई नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे को की जाएगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए क्या आएगा? तो इसमें विद्यालय को की जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 69 नंबर का प्रश्न है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रथम कक्षा से 5वीं कक्षा तक 60 बच्चों तक के प्रवेश पर अध्यापकों की संख्या क्या रहनी चाहिए? अध्यापकों की संख्या है वो दोस्तों क्या रहनी चाहिए? तो दोस्तों 60 तक 2 रहनी चाहिए। ठीक है, 60 तक 2। तो यहाँ पर इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत राजस्थान में निजी स्कूलों में अध्ययनरत बालिकाएं अब तक निःशुल्क पढ़ सकेंगी। अब तक निःशुल्क पढ़ सकेंगी। तो दोस्तों ये 6 से 14 वर्ष तक, यानी कि इसमें दोस्तों 12वीं तक निःशुल्क पढ़ सकेगी। ठीक है, बालिकाएं अब 12वीं तक निःशुल्क पढ़ सकेंगी। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 71 नंबर का प्रश्न है, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों को दूध उपलब्ध कराया जाएगा? दूध उपलब्ध कराया जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें दोस्तों 3 से 6 वर्ष तक दूध उपलब्ध कराया जाएगा। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, नवीन नियुक्तियों के संदर्भ में निम्न को सुमेलित कीजिए। नवीन नियुक्तियों के संदर्भ में निम्न को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, एक तरफ मुख्य न्यायाधीश है, दूसरी तरफ है राज्य उच्च न्यायालय है। दोस्तों यहाँ पर देखिए न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा, ठीक है, ये कौन से उच्च न्यायालय से संबंधित है? तो दोस्तों ये राजस्थान के है। न्यायमूर्ति एम.एस. रामचंद्र राव, ये दोस्तों त्रिपुरा के हैं। और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह, ये दोस्तों तेलंगाना के हैं। और न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, तो ये मद्रास उच्च न्यायालय के में है, तो मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है सीबीडीए कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए सीबीडीए, ये देखिए 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 73 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में सिमलीपाल को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। यह उद्यान ओडिशा के किस जिले में स्थित है? तो बताइए ओडिशा के कौन से जिले में ये स्थित है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये मयूरभंज जिले में स्थित है। एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मयूरभंज। आगे देखिए, केंद्र प्रायोजित एग्री स्टेक योजना को राजस्थान में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहाँ शुरू किया गया? केंद्र प्रायोजित एग्री स्टेक योजना को राजस्थान में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहाँ शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सीकर में। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सीकर में। नेक्स्ट आगे देखिए 75 नंबर प्रश्न है, राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 कब तक प्रभावी रहेगी? तो दोस्तों ये कब तक प्रभावी रहेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये प्रभावी रहेगी दोस्तों 2027। बताइए, राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी ये दोस्तों 2025 में लागू की गई थी और 2029 तक दोस्तों ये प्रभावी रहेगी, 2029 तक। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल 2029 तक, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्न कथनों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है। अपने को बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर देखिए, यह अभियान केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के कैच द रेन अभियान से प्रेरित है। कैच द रेन अभियान से प्रेरित है, बिल्कुल सही है। इस अभियान का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये कथन दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कथन दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। यहाँ पे 2030 तक नहीं, 2000 दोस्तों 27-28 तक,
2027-28 तक है दोस्तों 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाना है, तो 2030 इसमें गलत दे रखा है, तो यहाँ पर इसमें एक सही है। कौन सा? पहला। तो यहाँ पर इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, केवल एक। नेक्स्ट आगे देखिए 77 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य का प्लास्टिक केंद्र हब माना जाता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है जयपुर। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर। 78 नंबर प्रश्न है, तारागढ़ का किला किस प्रकार के दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है? किस प्रकार के दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है गिरि दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए, 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पर है? तो ये मंदिर है दोस्तों झालरापाटन झालावाड़ में। 3 नंबर ऑप्शन सही। 80 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये कहाँ पर है? तो ये पिलानी झुंझुनू में है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, पिलानी झुंझुनू में। 81 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावन को किस उपनाम से जाना जाता है? किस उपनाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हुकना, सोनचिरिया, गोरार। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 82 नंबर का प्रश्न है, भारत के हैट्रिक गोल स्कोरर खिलाड़ियों में से एक रहे मगन सिंह राजवी का संबंध है? तो दोस्तों मगन सिंह राजवी का संबंध है वो बीकानेर से है, फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं दोस्तों ये। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय है, तो दोस्तों कहाँ पर है? तो ये जयपुर में है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जयपुर में। 84 नंबर का प्रश्न है, समग्र शिक्षा अभियान यानी कि समसा के उद्देश्यों के संबंध में सत्य कथन है। समसा के उद्देश्यों के संबंध में सत्य कथन है तो वो कौन सा है? दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पर सत्य कथन कौन सा है? देखिए यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के क्रियान्वयन के संबंध में सहायता देता है, बिल्कुल सही है। राज्यों का अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने में सहायता प्रदान करता है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तीसरा, स्कूल शिक्षा में सभी स्तरों पर सामाजिक और लैंगिक अंतरालों को भरना, ये भी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्न में से स्कूल प्रबंधन समिति यानी कि एसएमसी की साधारण सभा के अधिकार नहीं है। बताइए साधारण सभा के अधिकार है वो क्या नहीं है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें विद्यालय के विकास हेतु आवश्यक विकास राशि के इकट्ठा करने पर विचार विमर्श निर्णय, ये है अधिकार है। ये कार्यकारिणी समिति द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करना, ये भी अधिकार है। विद्यालय के परिचालन व्यय के संबंध में विचार विमर्श करना, ये भी है। आय बढ़ाने के लिए विद्यालय में मेले, उत्सव, सर्कस आदि का आयोजन करवाना, ये नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली शिक्षा के संबंध में एनईपी 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप है? तो दोस्तों बताइए अपने को कूट भाषा में क्या करना है? उत्तर देना है कि कौन सा इसमें सही है। स्कूली शिक्षा के संबंध में एनईपी 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप है, तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो दोस्तों एक है अनुभवात्मक अधिगम और आलोचनात्मक सोच पर बल, ठीक है, ये है। मध्य स्तर से ही व्यवसायिक शिक्षा का समावेश, ये भी है। तो यहाँ पर ए और सी इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए और सी। कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ए और सी। नेक्स्ट आगे देखिए 87 नंबर प्रश्न है, राजस्थान आरटीई एक्ट 2011 के क्रम में धारा 29 के प्रयोजनों के लिए शैक्षणिक प्राधिकरण करेगा। शैक्षणिक प्राधिकरण करेगा, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 88 नंबर का प्रश्न, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रतिमानों एवं मानदंडों के अनुसार प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के 200 विद्यार्थियों के लिए प्रधानाध्यापक के अलावा आवश्यक शिक्षकों की संख्या होगी। तो आवश्यक शिक्षकों की जो संख्या होगी वो होगी दोस्तों 5। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। 5 अध्यापक और 1 प्रधानाध्यापक, सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे
नेक्स्ट 89 नंबर प्रश्न है, आरटीई की धारा 14 सुनिश्चित करती है। तो दोस्तों आरटीई की धारा 14 सुनिश्चित करती है, तो ये किसी बालक को आयु का सबूत ना होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। किसी बालक को आयु का सबूत ना होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे आरटीई अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में यह उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य अपनी अपनी आरटीई नियमावली बनाए। बताइए कौन सी धारा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है धारा 38 में। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों अब देखिए, अपन ने भाग 1 में 50 प्रश्न है, भाग 2 के अंदर दोस्तों 40 प्रश्न है, और अब अपन भाग 3 में विद्यालय विषय के 25 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, जिसमें 5 प्रश्न हिंदी के, 5 प्रश्न इंग्लिश के, 5 प्रश्न गणित के, 5 प्रश्न सामान्य विज्ञान के और 5 प्रश्न सामाजिक अध्ययन से संबंधित होंगे। दोस्तों अब देखिए, यहाँ पे 91 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों वो है भारतीयता। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा, भारतीय जातिवाचक संज्ञा और भारतीयता ये भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किस विकल्प में सही संधि हुई है। विकल्प कौन से विकल्प में सही संधि हुई है। तो दोस्तों मनस प्लस ईसा मनीषा, 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, निम्न में से तत्पुरुष समास नहीं है। बताइए तत्पुरुष समास किस में नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, दृढ़ प्रतिज्ञ, दृढ़ प्रतिज्ञ यानी कि दृढ़ है प्रतिज्ञा जिसकी, दोस्तों इसमें कर्मधारय समास का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, 94 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज शब्द का उदाहरण नहीं है। देशज शब्द का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अंगोछा, अंगोछा है ये दोस्तों देशज शब्द नहीं है, ये तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 95 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, खूब लाभ होना को दर्शाने वाला मुहावरा है। खूब लाभ होना यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। खूब लाभ होने को दर्शाने वाला मुहावरा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पो 12 होना, पो 12 होना यानी कि दोस्तों परिश्रमियों के पो 12 हो रहे हैं, तो यानी कि खूब लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पर 96 नंबर का प्रश्न देखिए, अपने को आर्टिकल और डिटरमिनर का प्रयोग करना है खालिस्तान में। देखिए, सी वाज अपॉइंटेड टीचर, खालिस्तान में क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों नो आर्टिकल, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इसमें देखिए, आई रिमेम्बर बीइंग टेकन टू द म्यूजियम बाय माय मदर। आई रिमेम्बर बीइंग टेकन टू द म्यूजियम बाय माय मदर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए सेंटेंस है वो पेसिव वॉइस में है, सेंटेंस है वो दोस्तों पेसिव वॉइस में है। तो यहाँ पर रिमेम्बर के बाद में दोस्तों देखिए, बीइंग टेकन का सब्जेक्ट है वो माय मदर आएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आई रिमेम्बर माय मदर टेकिंग टू मी, सॉरी आई रिमेम्बर माय मदर टेकिंग मी टू द म्यूजियम। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। इसमें देखिए, हैव यू डन दिस सॉर्ट ऑफ वर्क बिफोर। यहाँ पे सेंटेंस देखिए, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच में, हैव यू डन दिस सॉर्ट ऑफ वर्क बिफोर सेड हिज न्यू एम्प्लॉयर, सेड हिज न्यू एम्प्लॉयर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, देखिए, हिज न्यू एम्प्लॉयर आस्क्ड हिम वेदर ही हैड डन दैट सॉर्ट ऑफ वर्क बिफोर। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 99 नंबर का प्रश्न है, खालिस्तान भरना है। इसमें देखिए, आई एम ट्राइंग टू फोन हर बट आई कांट, क्या आएगा।
बट आई कांट, क्या आएगा यहाँ पे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गेट थ्रोट आएगा, गेट थ्रोट। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 100 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम द गिवन बिलो, सॉरी गिवन ऑप्शंस। यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसाइल ग्रुप्स। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर आएगा, यानी कि दोस्तों इंटरनेशनली डिस्ट्रॉय करने, यानी कि इंटरनेशनल डिस्ट्रॉय करने के एक्ट को दोस्तों जीनोसाइड बोलते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीनोसाइड। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे अब अपन 5 प्रश्न है वो दोस्तों गणित से संबंधित पढ़ेंगे। परिमेय संख्या 1/7 का दशमलव रूप होगा। तो दोस्तों 1/7 का दशमलव रूप है वो क्या होगा? इसको दोस्तों अपन ऐसे लिख सकते हैं 100/7 इंटू 100, यानी कि कितने 700 लिख सकते हैं, यानी कि 7 इंटू 100। ठीक है, 1/7 बराबर 100/7 इंटू 100। तो दोस्तों ये हो जाएगा इसमें दोस्तों 14.2857 बटे 100। तो दोस्तों इसको 100 को हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 0.142857। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 12 आ जाएगा इसके बाद। 2 नंबर का ऑप्शन सही। 102 नंबर का प्रश्न है, 5005 के अभाज्य गुणनखंड है। 5005 के अभाज्य गुणनखंड है तो वो क्या है? तो दोस्तों अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे दोस्तों इसमें 5005। ठीक है, तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा? अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा दोस्तों 1001। ठीक है, तो 5000 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा इसमें 7 और ये हो जाएगा दोस्तों 143। 143 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 1001 आ जाएगा। अब इसको भी हटाएंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 11 इंटू 13, 11 और 13। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे? तो इसमें 5 7 11 13 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 5 वर्षों में साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 3 गुना हो जाती है। साधारण ब्याज की समान दर पर वही धनराशि कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी? तो कितनी वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी? तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा यहाँ पे n-1 बटे दोस्तों T1। ठीक है, और n2 -1 बटे दोस्तों T2। बस ये सूत्र है। तो यहाँ पर दोस्तों 3 - 1 बटे 5 बराबर दोस्तों 6 - 1 बटे T2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? तो दोस्तों 3 - 1 कितना बचा? 2 और ये बचा दोस्तों 5। ठीक है, तो सीधा सा हो जाएगा 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 25 और 25 में 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा? 12.5 वर्ष। तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा T2 दोस्तों 12.5 आ जाएगा इसमें। आगे देखिए यहाँ पे संलग्न चित्र में कोण ए का मान है। तो कोण ए का मान है वो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं वो ए बी सी ये दे रखा दोस्तों, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर ए का मान होगा दोस्तों इसमें कितना? तो इसमें 36 डिग्री होगा दोस्तों। यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 20 सेमी भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर √3/4 इंटू दोस्तों 20 का स्क्वायर। तो दोस्तों कितना हो जाएगा? √3/4 इंटू 400। तो कितना हो जाएगा? तो दोस्तों 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 106 नंबर का प्रश्न है। अब देखिए 5 प्रश्न अपन सामान्य विज्ञान से संबंधित पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन दोस्तों इसमें क्या है? तो क्रिस्टलीकरण है वो भौतिक परिवर्तन है। 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए रॉकेट और जेट प्लेन की उड़ान किसके सिद्धांत का व्यवहारिक अनुप्रयोग है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है रेखीय गति का संरक्षण। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, समतल दर्पण पर जब एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा। तो परावर्तन कोण का मान होगा तो वो होगा दोस्तों 0 डिग्री। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन सही 0 डिग्री। आगे देखिए, एक मनुष्य में के दौरान वायु फेफड़ों में जाती है। एक मनुष्य के दौरान वायु फेफड़ों में जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें अंतःश्वसन। अंतःश्वसन, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, वे पौधे जिनकी संतति प्राप्त करने के लिए संकरण कराया जाता है कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं दोस्तों संकर। यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। अब दोस्तों यहाँ पे अपन 5 प्रश्न है वो सामाजिक अध्ययन से संबंधित पढ़ेंगे। देखिए, मुगल शासक बाबर द्वारा लिखित पुस्तकें किस भाषा में है? तो कौन सी भाषा में है? तो दोस्तों ये तुर्की भाषा में है। 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो एटलस पर्वत दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप में है। 2 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? तो बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों कौन सा नहीं है? तो फूलों की घाटी चमोली ये नहीं है दोस्तों। बाकी पचमढ़ी, कच्छ और पन्ना है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 114 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत काम करने का अधिकार प्रदान करता है? तो वो करता है दोस्तों अनुच्छेद 41। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 115 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा या कौन से प्रावधान 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में शामिल नहीं था? निम्न में से कौन सा या कौन से प्रावधान 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में शामिल नहीं था? बताइए दोस्तों। इसमें देखिए, अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है। क्या करना है दोस्तों? कूट भाषा में उत्तर देना है। इसमें देखिए, पहला, जिला आयोजना समिति का गठन करना। जिला आयोजना समिति का क्या करना? गठन करना, ठीक है। ये दोस्तों 73वें संविधान संशोधन में शामिल नहीं था। 73वें संविधान संशोधन में शामिल नहीं था। राज्य चुनाव आयोग का गठन करना था। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए वित्त आयोग नियुक्त करना था। तो ये दोनों थे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल 2 और 3 इसमें सत्य है। 3 नंबर ऑप्शन सही। अब अपन दोस्तों भाग 4 में शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। भाग 4 में दोस्तों शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित 20 प्रश्न पढ़ेंगे, जिसमें हिंदी के 4 प्रश्न होंगे, इंग्लिश के 4 प्रश्न होंगे, गणित के 4 प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान के 4 प्रश्न होंगे और सामाजिक अध्ययन से संबंधित 4 प्रश्न होंगे। ये टोटल अपने 20 प्रश्न होंगे। दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो दोस्तों क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों 116 नंबर का प्रश्न है। देखिए, किस विधि में शिक्षार्थी की प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है? शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों व्याकरण अनुवाद विधि। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, व्याकरण अनुवाद विधि। 117 नंबर का प्रश्न है, मातृभाषा शिक्षण की सर्वाधिक प्रचलित एवं संगत विधि है, तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों इसमें अनुकरण विधि। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अनुकरण विधि। 118 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है। रचना शिक्षण की विधि नहीं है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा संसर्ग विधि। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा संसर्ग विधि। आगे देखिए, यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि का अर्थ होता है। बताइए प्रत्यक्ष विधि का अर्थ क्या होता है? तो प्रत्यक्ष विधि का अर्थ होता है दोस्तों वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से दिखाना या दिखाना, क्रियाओं को करके दिखाना, वस्तुओं व जानवरों इत्यादि के चित्र व मॉडल दिखाना। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये 4 प्रश्न अपन ने दोस्तों देखिए पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब अपन ये जो 4 प्रश्न अगले ये दोस्तों इंग्लिश से संबंधित पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए 120 नंबर का प्रश्न है, अराउसिंग एक्सपेक्टेंसी एंड इंसेंटिव आर द टेक्निक्स ऑफ दोस्तों प्रिंसिपल। तो दोस्तों यहाँ पर खालिस्तान में क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वो आएगा इंटरेस्ट।
तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे देखिए नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज इज, तो दोस्तों क्या आएगा इसमें ऑर्डर क्या होगा, तो वो ऑर्डर होगा दोस्तों इसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए टीचिंग एड्स आर यूजिंग फॉर, तो दोस्तों यूजिंग फॉर, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मेकिंग लेसन इंटरेस्टिंग, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, मेकिंग स्टूडेंट्स इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, 4 नंबर का ऑप्शन सही। 123 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए द कंप्रेहेंसिव एवोल्यूशन इन्वॉल्व्स, दोस्तों क्या आएगा इसमें, तो इसमें आ जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये पढ़ सकते हैं, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए अपन जो 4 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में जाते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में जाते हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें संश्लेषण विधि में, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए गणितीय प्रश्नों को हल करने की क्षमता किस पर निर्भर नहीं करती, तो किस पर निर्भर नहीं करती, तो दोस्तों वो है जेंडर व जाति पर निर्भर नहीं करती, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 126 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित प्रयोगशाला का उद्देश्य नहीं हो सकता, कौन सा गणित प्रयोगशाला का उद्देश्य नहीं हो सकता, तो दोस्तों कौन सा नहीं हो सकता, तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों इसमें देखिए छात्रों को गणित की परीक्षा की तैयारी के लिए एक स्थान सुनिश्चित करवाना, ये दोस्तों गणित प्रयोगशाला का उद्देश्य नहीं हो सकता ये, तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गणित में आकलन के एक साधन रूप में पोर्टफोलियो का अभिलक्षण नहीं है, बताइए गणित में आकलन के साधन के रूप में पोर्टफोलियो का अभिलक्षण नहीं है, तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है यह समूह केंद्रित है और अधिगम निष्कर्षों का मात्रात्मक आकलन करता है, 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 128 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वैज्ञानिक शिक्षण विधि नहीं है, कौन सी एक वैज्ञानिक शिक्षण विधि नहीं है, तो वो है दोस्तों कहानी विधि, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 129 नंबर का प्रश्न है, वैज्ञानिक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर देखिए यह है किसी प्राकृतिक परिघटना की एक अपेक्षाकृत स्थायी व्याख्या है, 2 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 130 नंबर प्रश्न है, छात्रों में चिंता एवं तनाव कम करने के लिए कौन सी मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई जा रही है, कौन सी मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो वो है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 131 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक शिक्षक अपनी कक्षा में रासायनिक परिवर्तन की अवधारणा को पढ़ा रहे हैं, निम्न में से कौन सा उदाहरण वे अपने विद्यार्थियों के मूल्यांकन हेतु प्रमाणित कार्य के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें लोहे को जंग लगने से बचाने हेतु सुरक्षात्मक विकल्प तैयार करना, यहाँ पर इसमें यानी कि उदाहरण है, 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 132 नंबर प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन से संबंधित अब अपन 4 प्रश्न पढ़ रहे हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में सहायक सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों छात्रों की जिज्ञासाओं को जागृत करना, 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए सामाजिक अध्ययन विषय में अध्यापन में कठिनाई के कारण से संबंधित नहीं है, सामाजिक अध्ययन विषय में अध्यापन में कठिनाई के कारण से संबंधित नहीं है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, तो वो है दोस्तों इसमें सेमिनार या परिचर्चा होना, सेमिनार या परिचर्चा होना, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 134 नंबर का प्रश्न है, गुणात्मक मूल्यांकन तकनीक में प्रयुक्त उपकरण कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं, तो वो है दोस्तों जांच सूची, अवलोकन, समाजमिति, उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सामाजिक अध्ययन शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण का कौन सा उपाय उपयुक्त है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण का कौन सा उपाय उपयुक्त है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा,
तो वो है दोस्तों चार्ट, मानचित्र और मॉड्यूल का प्रयोग करना। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, अब अपन भाग 5 में दोस्तों, भाग 5 में दोस्तों शैक्षिक मनोविज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, 136 नंबर का। एक कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से किनके मध्य अंतःक्रिया होती है? तो यह अंतःक्रिया होती है दोस्तों शिक्षक व छात्रों के मध्य। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जीन पियाजे के अनुसार इनमें से कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं? तो कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है परिपक्वता, क्रियाशीलता, सामाजिक अनुभव और संतुलनता। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों किसने? तो ये कहा था दोस्तों, ये कहा था दोस्तों रोस्ट ने। किसने कहा था? रोस्ट ने कहा था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा दिया गया? तो किसके द्वारा दिया गया? तो ये दोस्तों मॉर्गन व मुरे के द्वारा दिया गया। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्पीयरमैन के द्वारा। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, स्पीयरमैन के द्वारा। 141 नंबर का प्रश्न है, स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है, यह पहलू किस श्रेणी से संबंधित है? तो यह कौन सी पहलू से संबंधित है बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है, यह पहलू किस श्रेणी से संबंधित है? तो दोस्तों यह पहलू है वो कौन सी, यानी कि किस श्रेणी से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों सामाजिक कारक से। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अधिगम कोई अनोखी क्रिया नहीं है बल्कि यह वातावरण का ही एक संगठन है, यह किसने कहा? तो ये किसने कहा? तो दोस्तों ये कट लेविन ने कहा। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कट लेविन ने। आगे देखिए, डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया संबंधित है तो ये संबंधित है दोस्तों पठन विकार से। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, पठन विकार से। आगे देखिए, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये किसके द्वारा दिया गया? तो दोस्तों ये मैक्लीलैंड के द्वारा दिया गया। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, अधिगम असमता में गणितीय विकार का नाम है। तो गणितीय विकार का नाम है तो वो है दोस्तों डिस्प्रेक्सिया, डिसलेक्सिया और डिस्फेजिया। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। और ये डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलुलिया ये होती है दोस्तों इसमें। यहाँ पे डिस्प्रेक्सिया ये नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। तो ये इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए, भाग 6 में सूचना तकनीकी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के मुख्य कार्य कौन से हैं? तो इसके मुख्य कार्य हो जाएगा दोस्तों सूचना का संग्रहण करना, सूचनाओं का संप्रेषण या हस्तांतरण करना, सूचनाओं का पुनरुत्पादन करना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखिए, निम्न में से किस मेमोरी इकाई की भंडारण क्षमता सबसे कम है? तो सबसे कम है तो वो है दोस्तों किसकी? तो वो है किलोबाइट की। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि केबी। केबी सबसे छोटी होती है। आगे देखिए, यहाँ पे स्कूल को गोद लेने के लिए निम्न में से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा? तो वो है दोस्तों इसमें ज्ञान संकल्प पोर्टल। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ज्ञान संकल्प पोर्टल। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत में बैंकिंग सिस्टम में एनईएफटी का क्या अर्थ है? बैंकिंग सिस्टम में एनईएफटी का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, MOOC का पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों MOOC का पूरा नाम हो जाएगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।